शहर के बीचों बीच बने सीआईडी हेडक्वार्टर में उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। खिड़कियों से आती हल्की हवा फाइलों के पन्नों को फड़फड़ा रही थी और ट्यूबलाइट की झिलमिल रोशनी एक टेबल पर झुकी उस औरत की परछाई को बार बार हिला रही थी। वो औरत थी श्रेया वर्मा, सीआईडी की तेज, निर्भीक और विवादों से परे अफसर। उसका चेहरा ठंडा था, आंखें एकटक स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन अंदर कुछ उबल रहा था। उस स्क्रीन पर वो नाम था जो उसने कई बार सुना था, लेकिन आज पहली बार कनेक्शन साफ हुआ था। मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद सिसोदिया। 3 महीनों से वो जिस फाइल पर काम कर रही थी, वो अब कुछ और नहीं बल्कि राज्य के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे आदमी के काले सच की तस्वीर बनती जा रही थी। सरकारी स्कीमें, फंड ट्रांसफर, फर्जी कंपनियां और एक रहस्यमयी महिला जो बार बार सीएम ऑफिस में बिना एंट्री रजिस्टर पर नाम लिखवाए अंदर जाती थी। सीसीटीवी फुटेज में उसकी धुंधली तस्वीर थी, लेकिन उस महिला के हाव भाव, चेहरे की बनावट और समय की टाइमिंग सब बता रही थी कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि घोटालों की मास्टरमाइंड थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे स्टाफ में से किसी ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया। श्रेया ने सारी रिपोर्ट डीजीपी संजीव को सौंपी। उन्होंने फाइल पलटी, चुपचाप हर फोटो देखा, टाइम स्टैम्प पढ़े और फिर कुर्सी पीछे झटक कर बोले, ये मामला बहुत ऊपर तक जाता है। तुम समझती हो ना, मुख्यमंत्री के दफ्तर में अंडरकवर जाना मतलब क्या होता है। तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये ऑफिशियली अप्रूव नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें कवर नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ढाल मांगने नहीं आई सर, मैं तो सिर्फ सिस्टम की चादर उठाकर नीचे का सच देखना चाहती हूं। अगर चुप रही तो ये गंदगी और गहरी होती जाएगी। श्रेया का स्वर नर्म था, लेकिन उसमें ज्वालामुखी दबा था। 2 दिन बाद उसने वो रूप लिया जो कभी किसी ने उसकी प्रोफाइल में कल्पना तक नहीं किया होगा। उसने हल्की जर्द साड़ी पहनी, बालों को बेतरतीब बांधा, आंखों में काजल नहीं, बस थकान थी, और हाथ में एक पुरानी स्टील की थाली। ऊपर से एक पुराना पहचान पत्र लटकता था जिस पर नाम लिखा था, अनिता, अस्थाई सफाई कर्मचारी। दिल्ली सचिवालय की 3री मंजिल, ब्लॉक बी में मुख्यमंत्री का दफ्तर था, जहां आमतौर पर किसी सफाई कर्मचारी को खुद मुख्यमंत्री के कमरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन श्रेया वहां पहुंची, बेआवाज, बेपहचान, बेखौफ। पहले दिन उसने सिर्फ चुपचाप कॉरिडोर में झाड़ू लगाया, किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी निगाहें हर कमरे, हर निकासी, हर कर्मचारी के चेहरों और हाव भाव को रिकॉर्ड कर रही थीं। दूसरे दिन उसने देखा, वही रहस्यमयी महिला सुबह 10:63 पर पहुंची। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर घुसते ही वो सीधे सीएम के प्राइवेट मीटिंग रूम की तरफ गई। गार्ड ने कुछ नहीं कहा। जब उसने जाने की कोशिश की तो एक क्लर्क ने उसे टोका, वो साहब की खास हैं, उनके सामने मत जाना। तीसरे दिन श्रेया ने तय किया, अब उसे अंदर जाना ही होगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वो तय करके सीएम के प्राइवेट कैबिन की ओर बढ़ी, उसी वक्त बाहर प्रेस का जमावड़ा था। किसी घोटाले पर मुख्यमंत्री सफाई देने वाले थे। माहौल गर्म था और सुरक्षा कड़ी। जैसे ही श्रेया ने सफाई के बहाने दरवाजा खोला, अंदर से तेज आवाज आई, किसने भेजा इसे, किसकी इजाजत से आई। फिर एक पल का सन्नाटा और फिर थप्पड़। दिल्ली की सर्दियों में एक अजीब सी खामोशी होती है। सड़कें भीगी हुई लगती हैं और लोग अपने ही भीतर सिमटे रहते हैं। लेकिन उसी शहर के एक पुराने बंगले में एक महिला अब अपने भीतर नहीं सिमट रही थी। वो खुद एक तूफान बन चुकी थी। श्रेया वर्मा, वो नाम जो अब सिर्फ सीआईडी की फाइलों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हो चुका था। थप्पड़ वाली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी जा चुकी थी। राज्य में अंतरिम शासन था और नई सरकार के चुनाव नजदीक थे। मीडिया थक चुकी थी, लेकिन लोग नहीं। लोग आज भी उस वीडियो को देखते, उस थप्पड़ की गूंज को सुनते, और फिर किसी सभा में जब श्रेया की तस्वीर दिखती तो भीड़ खुद उठकर खड़ी हो जाती। लेकिन श्रेया अब खुद से एक और लड़ाई लड़ रही थी, खुद के भीतर की। उसके पास अब कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई बैज नहीं। सरकार ने उसे बहाल तो कर दिया था, लेकिन वो जानती थी उसकी वहां अब कोई जगह नहीं रही। हर बार जब वो ऑफिस जाती
लोग चुप हो जाते। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन 2 बार हैक हुई। एक बार उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए। दूसरी बार एक पत्रकार जो उसके पक्ष में लिख रहा था सड़क दुर्घटना में मारा गया। डीजीपी संजीव ने एक दिन उसे मिलने बुलाया। बोले, श्रेया जी, आपने बहुत किया देश के लिए, अब आराम कीजिए। सिस्टम बदलता नहीं, बस चेहरे बदलते हैं। श्रेया मुस्कुरा दी। कहा कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन सीआईडी से इस्तीफा दे दिया। और फिर आई एक कॉल, जन आंदोलन पार्टी के प्रमुख आदित्य राघवन का। आपने सिस्टम को बेनकाब किया, अब वक्त है उस सिस्टम को अंदर से बदलने का। चुनाव आ रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ें। श्रेया जी ने फोन कुछ पल हाथ में रखा, फिर धीमे से कहा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, लोगों के लिए लड़ूंगी। अगर आप तैयार हैं मुझे आजादी देने को, तो मैं तैयार हूं लड़ने को। एक हफ्ते बाद वो दिल्ली के सबसे बड़े प्रेस क्लब में खड़ी थी। सामने 100 से ज्यादा पत्रकार, कैमरे, लाइव टेलीकास्ट। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं एक नई लड़ाई शुरू कर रही हूं। ये लड़ाई कुर्सी पाने की नहीं, उसकी सफाई की है। मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन किसी नाम के लिए नहीं। उस थप्पड़ की आवाज के लिए जो हर औरत के भीतर अब तक गूंजती है। जनता का रिस्पॉन्स अभूतपूर्व था। सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड करने लगा। विपक्ष ने उसे लोकप्रियता की भूखी, ड्रामा क्वीन और यहां तक कि सीक्रेट एजेंट तक कहा। लेकिन श्रेया चुप रही। उसने भाषण कम दिए और लोगों के बीच ज्यादा रही। कभी किसी मजदूर की झोपड़ी में बैठती, कभी किसी विधवा की रसोई में। उसने किसी भी नेता की तरह भाषण नहीं, सवाल सुने और जवाब दिए, सीधे, साफ, कड़वे, लेकिन जरूरी। लेकिन राजनीति में दुश्मन सिर्फ बोलते नहीं, वार भी करते हैं। एक रात उसके घर के बाहर बम फेंका गया, हल्का धमाका, पर संदेश साफ था। उसी रात उसकी मां को हार्ट अटैक आया। जब वो अस्पताल पहुंची तो एक वरिष्ठ डॉक्टर ने धीरे से कान में कहा, यह मेडिकल केस नहीं, ये पॉलिटिकल मैसेज है। श्रेया टूटी नहीं। अगली सुबह उसी हॉस्पिटल के बाहर प्रेस से बोली, जिन्हें लगता है मैं डर जाऊंगी, उन्हें शायद मेरी मां की परवरिश नहीं पता। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है, हारना नहीं। वोटिंग से एक हफ्ता पहले एक गुप्त वीडियो लीक हुआ, एक पुराना सीसीटीवी फुटेज, जहां श्रेया एक सीनियर पुलिस अफसर पर चिल्ला रही थी। वीडियो को काट कर फैलाया गया, जैसे वो सिस्टम को गालियां दे रही हो। चैनलों ने दिन रात उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात एक और वीडियो वायरल हुआ, बिना कट वाला, जिसमें वो पुलिस अफसर उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डाल रहा था और श्रेया साफ मना कर रही थी। जनता ने समझ लिया, कौन सच है, कौन साजिश। चुनाव के दिन भारी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। महिलाओं की कतारें लंबी थीं। बुजुर्ग, युवा, हर तबका उसे वोट देने आया था। परिणाम वाले दिन टीवी स्टूडियो शांति में डूबे हुए थे। दोपहर 2 बजे जब फाइनल रिजल्ट आया तो सभी चौंक गए। श्रेया ने 74% वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीतने के बाद जब मीडिया ने उसे घेरा और पूछा, अब क्या, तो उसने जवाब दिया, अब मुझे थप्पड़ मारने वालों को गिनना नहीं है, अब मुझे उन हाथों को थामना है जो सच के लिए कांपते हैं। उसने शपथ ली, लेकिन बाकी नेताओं से अलग, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, कोई दिखावा नहीं। शपथ लेते वक्त उसके पीछे तिरंगे के साथ एक खाली कुर्सी रखी गई, उस कुर्सी की जो उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री की थी, और उस पर एक नोट लिखा था, कुर्सी बदल गई है, अब नीयत भी बदलेगी। अब विधानसभा में जब वो बैठती है तो विरोधियों की आंखें नीचे झुक जाती हैं। उसके हर सवाल पर सन्नाटा छा जाता है। वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन उसकी बातों में मुख्यमंत्री से ज्यादा असर होता है। कई बार उसे अकेले देखा गया, किसी पुराने सरकारी दफ्तर की फाइलें उठाते हुए, पुराने केस खोलते हुए। पत्रकारों ने पूछा, अब सीआईडी वापस ज्वाइन करेंगी? तो वो बोली, अब मैं सीआईडी की वर्दी नहीं पहनती, लेकिन मेरी आत्मा अब भी वही है। फर्क बस इतना है, अब मेरी रिपोर्ट पर सिर्फ फाइल नहीं, फैसले बदलते हैं। 1 साल बाद उसी थप्पड़ वाले दिन 5 नवंबर उसने एक जनसभा बुलाई। वहां हजारों महिलाएं थीं। श्रेया मंच पर चढ़ी और कहा, उस दिन थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा था, लेकिन आज वही थप्पड़ मेरी ताकत बन चुका है। हर महिला जो सहती है अब बोलना सीख रही है, और मैं चाहती हूं अगली पीढ़ी को थप्पड़ सहना न पड़े।
उन्हें अपनी आवाज उठानी ही न पड़े, उन्हें पहले ही बराबरी मिले। भीड़ में बैठी एक लड़की रोते हुए उठी और बोली, मैडम, आपने हमें जीना सिखाया है, आप हमारे लिए उम्मीद हैं। उस दिन एक नारा गूंजा जो शहर से गांव, संसद से सड़क तक फैल गया। एक थप्पड़ नहीं, एक चेतावनी थी। अब हर औरत श्रेया बनेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।